प्रतीक एक खुश मिजाज लड़का था। वेस्ट बंगाल में रहकर वो अपनी पढ़ाई करता और खर्चे चलाने के लिए अपने ही गराज में एक बाइक वॉश सेंटर चलाता था। उसके दुकान पर दो लड़के भी काम किया करते थे, जिसकी वजह से अगर प्रतीक कहीं बाहर या कॉलेज जाता तो उसके पिता रंजीत शर्मा भी दुकान को संभाल लिया करते थे। प्रतीक अपने माता पिता का इकलौता था। उसके पिता हाल ही में रिटायर हुए थे और पेंशन के ही पैसों से वो दुकान खोली गई थी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एक दिन प्रतीक के घर पर कचरा लेने वाला नहीं आया, तो रात के वक्त उसकी माँ ने उससे कचरे को बाहर फेंक आने को कहा। प्रतीक ने अपने कानों पर हेडफोन्स लगाया और गाने सुनते सुनते कचरा फेंकने बाहर को निकल गया। 10 मिनट चलने के बाद वो एक सुनसान जगह पर पहुंचा। वो जगह कब्रिस्तान के पीछे पड़ती थी, जहां बहुत से घने घने पेड़ थे। वहां आसपास कोई नहीं दिखा तो प्रतीक ने वो कचरा वहीं एक बरगद के पेड़ के पास उछाल के फेंक देता है और वही बगल में एक छोटे से नाले में पेशाब कर देता है। पेशाब करने के बाद वो फिर वैसे ही गाने सुनते हुए अपने घर की ओर चल देता है। वो कचरा फेंकने भले ही अकेले आया था, लेकिन वापस जाते वक्त वो अकेला नहीं था। घर पर आकर उसने हाथ मुंह धोया और खा पी कर लगभग 11 बजे वो अपने कमरे में चला जाता है। दिन भर की थकान के बाद उसे बेड पर आते ही नींद आ जाती है। रात को ठीक 12 बजे प्रतीक पानी पीने के लिए उठता है। टेबल पर रखी जार से ग्लास में पानी भरा ही था कि उसे अपने गराज से कुछ आहट सुनाई देती है। वो जैसे ही घर के अंदर वाले दरवाजे से गराज में घुसा, वो आवाजें वहीं से आ रही। प्रतीक ने अपने फोन की फ्लैशलाइट से देखा कि एक कोने में एक सफेद कपड़े पहना आदमी, जिसके बड़े सफेद बाल, लाल आंखें और बड़े बड़े दांत थे, वो किसी मांस जैसी चीज को चबा रहा था। उसके मुंह खून से लाल थे। प्रतीक ये सब देखते ही बेहोश हो गया। सुबह के 6 बजे होंगे। प्रतीक के पिता रंजीत शर्मा को सुबह टहलने की आदत थी, तो वो तैयार होकर बाहर निकलने लगे। जब वो अपने गराज के सामने से गुजर रहे थे, तब उन्होंने शटर के नीचे कुछ खून के धब्बे देखे। वो डर गए और जोर जोर से प्रतीक को आवाज देने लगे। 3-4 बार आवाज देने पर भी जब प्रतीक नहीं आया, तो रंजीत जी घर वापस आ जाते हैं और प्रतीक की कमरे में जाते हैं। रूम में प्रतीक नहीं था। वो तुरंत दौड़कर गैराज की ओर भागते हैं और घर के भीतर वाले दरवाजे से गैराज में घुसते हैं। गैराज में उन्होंने देखा कि दरवाजे से थोड़ा आगे जाते ही प्रतीक बेहोश होकर जमीन पर गिरा पड़ा हुआ है। वो तुरंत प्रतीक के मुंह पर पानी मारकर उसे उठाते हैं। प्रतीक बहुत डरा हुआ था। उसके शरीर बुखार से जल रही थी। रंजीत शर्मा ने प्रतीक से वहां आने का कारण पूछा, तो उससे पिछली रात हुई घटना के बारे में सारी जानकारी दी। प्रतीक गराज की शटर की ओर इशारा करता है, जहां उस आदमी को मांस चबाते हुए देखा था। रंजीत शर्मा तुरंत गराज की शटर को अंदर से ही उठाते हैं। शटर खुलते ही जैसे ही गराज में रोशनी हुई, तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि उस कोने में एक बिल्ली मरी पड़ी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने बिल्ली को खाने की कोशिश की है। बिल्ली के पेट का हिस्सा पूरा चबाया गया था और उसी का खून इधर उधर फैला हुआ था। रंजीत शर्मा ये सब देखकर घबरा जाते हैं और प्रतीक को लेकर घर में वापस आते हैं। प्रतीक की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने की वजह से रंजीत शर्मा उसे कमरे में ले जाकर सुला देते हैं। इधर प्रतीक की मम्मी के बार बार पूछने पर भी रंजीत शर्मा बस इतना बोलते हैं कि प्रतीक डर गया है, इसीलिए बीमार पड़ गया है, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। इतना कहकर रंजीत शर्मा अपने डॉक्टर दोस्त रमेश को बुलाते हैं। डॉक्टर साहब जैसे ही घर में आते हैं, तो रंजीत जी उन्हें प्रतीक के कमरे में ले जाते हैं। जांच करने के बाद उन्होंने बताया कि प्रतीक ने कोई ऐसी शौकीन चीज देखी है जिससे उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा है। डॉक्टर साहब कुछ दवाइयां लिख देते हैं और टाइम पर प्रतीक को खिलाने को कहते हैं। और दोस्तों, ये बात तो डॉक्टर साहब भी समझ चुके थे कि प्रतीक की बीमारी दवाइयों से तो कतई ठीक नहीं होने वाली। उन्होंने प्रतीक के पिताजी से सवाल किया, क्या ये कल रात को कहीं बाहर गया था? रंजीत शर्मा ने बताया, हाँ, ये बाहर कचरा फेंकने गया था। लेकिन तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? डॉक्टर साहब ने जवाब दिया, बस ऐसे ही। मुझे लगता है तुम्हें एक बार किसी तांत्रिक को अपने घर बुला लेना चाहिए। तांत्रिक की बात सुनकर रंजीत शर्मा भी घबरा गए। उनको भी अब कुछ कुछ समझ आ रहा था, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उस दिन उनका गराज बंद ही रहा और प्रतीक अपने कमरे में सोता रहा। रात होते ही प्रतीक की माताजी ने प्रतीक के कमरे में सोने की इच्छा जताई। रंजीत शर्मा प्रतीक की असल हालत को जानते थे, लेकिन वो एक माँ को कैसे समझाते।
प्रतीक की मम्मी उसके रूम में ही बेड के पास एक चटाई बिछाकर सो गई। इधर रंजीत शर्मा के मन में अलग से ही एक बेचैनी थी। रात के करीब 1 बजे एक अजीब सी आवाज से रंजीत शर्मा की नींद खुल गई। उनकी नींद खुलते ही उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि उनकी सांसें रुक गई थी। उन्होंने देखा प्रतीक पंखे पर से अपने पैरों को झुलाए बैठा था। प्रतीक के पैर इतने लंबे थे कि वो रंजीत शर्मा के मुंह के पास झूल रहे थे। उन्होंने घबराकर जैसे ही अपने आंखें मली तो पंखे पर कोई भी नहीं था। अब रंजीत शर्मा को डॉक्टर की बात याद आने लगी, पर इतनी रात को तांत्रिक को कैसे बुलाया जाए। थोड़ी हिम्मत जुटाकर वो प्रतीक के कमरे में चले जाते हैं। कमरे में प्रतीक की मम्मी तो नीचे ही सोई हुई थी, लेकिन प्रतीक अपनी बेड पर से गायब था। रंजीत शर्मा डर गए और बिना कोई आवाज किए रूम से बाहर आ जाते। जैसे ही वो कमरे के बाहर आते हैं तो उन्हें कुछ खाने या चबाने जैसी आवाज आती है। वो इधर उधर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर आवाज कहाँ से आ रही थी। तभी उन्होंने देखा कि मेन गेट थोड़ी सी खुली हुई है और आवाजें बाहर से ही आ रही है। रंजीत शर्मा पैरों को दबाकर धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। जितना दरवाजे के करीब बढ़ते उतनी ही तेज वो चबाने की आवाजें आती। दरवाजे के पास पहुंचते ही उन्होंने झटके से दरवाजे को खोला तो क्या देखते हैं, प्रतीक एक बिल्ली के सिर को चबा रहा था और बिल्ली का धड़ जमीन पर खून में लथपथ पड़ा हुआ था। रंजीत शर्मा ने चिल्लाकर प्रतीक को आवाज दिला तो प्रतीक उस बिल्ली के धड़ को लात मारता है और उसके सिर को फेंक कर खड़ा हो जाता है। फिर वो रंजीत शर्मा की तरफ मुड़ता है और एक अजीब सी आवाज में बोलता है, मुझे भूख लगी है। इतना कहने के बाद उसकी आंखें किसी लाल लाइट जैसी चमकने लगती। उसके दांत और नाखून अजीब तरीके से लंबे होने लगते हैं। अचानक प्रतीक अपने पिता को देखकर गुर्राने लगता है। रंजीत शर्मा कांपती हुई आवाज में बोलते हैं, प्रतीक तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। ये सवाल सुनते ही प्रतीक का गुर्राना और तेज हो जाता है और वो अपने पिता की ओर बढ़ने लगता है। रंजीत शर्मा डर के पीछे हटते हैं और प्रतीक के पास आने से पहले ही दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेते हैं। वो दौड़कर प्रतीक के कमरे में जाते हैं और दरवाज़ा खोलते ही वो क्या पाते हैं, प्रतीक ने अपना मुंह बहुत ज़्यादा बड़ा खोला था और अपनी माँ के सिर को अपने ही मुंह में डालने वाला था। ये देखते ही रंजीत शर्मा जोर से चिल्लाते हैं, प्रतीक होश में आओ। अपने पिता की आवाज़ सुनते ही प्रतीक नॉर्मल हो जाता है और अपनी माँ को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगता है। प्रतीक रोते हुए बोलता है, मुझे बचा लीजिए पापा, यह हम सबको मार डालेगा। प्रतीक की बात अब कुछ कुछ उसकी मम्मी को भी समझ में आने लगी। रंजीत शर्मा और प्रतीक की मम्मी ने दोनों तरफ से पकड़कर प्रतीक को बेड पर लिटाया और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। रात के 2:30 बजे थे। हनुमान चालीसा का पाठ जब तक चलता रहा तब तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन पाठ करते करते रंजीत शर्मा और उनकी पत्नी दोनों सो जाते हैं। करीब 3:15 बजे हाथ में दर्द की वजह से रंजीत शर्मा की नींद खुल जाती है। आँख खुलते ही रंजीत शर्मा क्या देखते हैं, जिस हाथ से उन्होंने प्रतीक को पकड़ा था प्रतीक उसी हाथ को चबा रहा था। प्रतीक का बिस्तर खून से लाल हो चुका था। उन्होंने किसी तरह अपना हाथ प्रतीक से छुड़ाया और उसी हाल में हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते सुबह हो गई और बहुत सारा खून गिरने की वजह से वो बेहोश हो चुके थे। प्रतीक की मम्मी ने उनका ये हाल देखा और तुरंत रंजीत के डॉक्टर दोस्त को बुलाती हैं। डॉक्टर साहब आते हैं और उन लोगों की हालत देखते ही बोलते हैं कि मैंने रंजीत से कल ही किसी तांत्रिक को बुलाने को कहा था। डॉक्टर साहब ने तुरंत रंजीत शर्मा के हाथों की पट्टी की और उन्हें आराम करने के लिए छोड़ दिया। उन्होंने एक इंजेक्शन प्रतीक को भी लगाया, शायद बेहोश करने के लिए। डॉक्टर साहब फिर प्रतीक की मम्मी को किसी तांत्रिक को बुलाने को कहते हैं। तांत्रिक को ढूंढने और घर तक लाने में दोपहर के 2 बज जाते हैं। जब तांत्रिक बाबा घर के सामने पहुंचते हैं तो वो सबसे पहले गेट पर रुककर कुछ मंत्र पढ़ते हैं। मंत्र पढ़ते पढ़ते मानो उनको कोई झटका लगा हो और वो अचानक से आंखें खोलते हैं। वो कहते हैं, इस घर में किसी गलत चीज ने प्रवेश किया है और वो एक न एक जान लेकर जाएगी। बाबा फिर प्रतीक की मम्मी से पूछते हैं, बेटा जब से ये सब शुरू हुआ है क्या उससे पहले प्रतीक कहीं बाहर गया था। मम्मी उस रात कूड़ा फेंकने वाली बात बताती है। ये सुनकर बाबा बोले, बेटा उस दिन प्रतीक कहीं ऐसी जगह गया था जहां उसे नहीं जाना चाहिए था। घर में आज रात को ही हवन करना पड़ेगा। लेकिन मम्मी जी घबरा के बोलती हैं, लेकिन क्या बाबा। लेकिन किसी एक को इस घर में जान का खतरा है, वो बाबा बोले। बाबा की बात सुनकर प्रतीक की मम्मी ने बाबा से रोते हुए विनती की,
बाबा बचा लो मेरे पति और बच्चे को, इनके अलावा कोई भी नहीं है मेरा। बाबा उन्हें मन शांत रखने को कहते हैं और कुछ पूजा का सामान ले आने को कहते हैं। शाम के 7 बजे बाबा ने एक पूजा की वेदी तैयार की। एक बड़ा सा चक्र बनाकर बाबा उसके बीच में बैठ जाते हैं। एक हवन का कुंड तैयार करके आग जलाया जाता है। अब बाबा ने 2 नींबू लिए और उसमें मंत्र पढ़कर सुई चुभा देते हैं। सुई चुभाकर वो नींबू प्रतीक की मम्मी को देते हुए प्रतीक और रंजीत शर्मा के कमरे के बाहर रख आने को कहते हैं। मम्मी जी वो दोनों नींबू उन दोनों के कमरों के बाहर रख के वापस आकर बाबा के पास बैठ जाती है। बाबा मंत्र पढ़ने लगते हैं। तभी प्रतीक के कमरे के आगे रखा नींबू हवा में उछलता है और किसी पटाखे की तरह फट जाता है। उस नींबू के रस का रंग बिल्कुल काला था। नींबू के फटते ही प्रतीक के कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। प्रतीक अपनी कंट्रोल में तो बिल्कुल भी नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और उसकी जीभ गर्दन तक आ रही थी। वो किसी बंदर की तरह दीवारों पे उछल उछल के चल रहा था। कमरे से निकल के वो पहले पूजा की वेदी के पास आता है, पर मंत्रों की वजह से वो ना अपनी मम्मी और ना तांत्रिक बाबा के करीब जा पाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे उन मंत्रों से तकलीफ हो रही हो, वो सह नहीं पा रहा हो। तांत्रिक बाबा ने प्रतीक की मम्मी को शांति से आंखें बंद करके भगवान का नाम जपने को कहा। जब प्रतीक ने देखा कि बाबा के मंत्र रुक नहीं रहे तो वो हवा में अपने हाथों को उठाता है और कुछ अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। तभी रंजीत शर्मा के कमरे का नींबू भी उसी तरफ फट जाता है और उस कमरे से रंजीत शर्मा बेहोशी की हालत में बाहर निकलते हैं। उनकी आंखें बंद थी, लेकिन वो अपने पैरों से चलकर पूजा मंडप से कुछ दूर आकर रुक जाते हैं। प्रतीक जमीन पर रेंगता हुआ अपने पिता रंजीत शर्मा के पास जाता है और उनकी चोट वाली हाथ को अपनी लंबे जीभ से चाटने लगता है। वो जोरों से गुर्राता है और अजीब सी आवाज में बोलता है, ए तांत्रिक, बंद कर दें ये सब, वरना मैं इस बुड्ढे को चबा जाऊंगा। तांत्रिक बाबा मंत्रों का उच्चारण चालू रखते हैं। ये देख प्रतीक और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने पिता के हाथ दोबारा चबाना शुरू कर देता है। रंजीत शर्मा को तब भी होश नहीं आता। अचानक प्रतीक रुक जाता है और एकदम से जम जाता है, मानो किसी ने उसे अपने वश में कर रखा हो। बाबा ने तभी अपनी झोली से एक कांच की बोतल निकाली और ढक्कन खोलकर उसे प्रतीक की तरफ करते हैं। तभी एक सफेद धुंधली सी परछाई प्रतीक से निकलकर उस बोतल में आ जाती है और बाबा ढक्कन बंद कर देते हैं। अभी बाबा उस बोतल पर कपड़ा बांध ही रहे थे कि वो बोतल फट जाता है और कई कांच के टुकड़े बाबा के पूरे चेहरे और आंखों में धंस जाती है। बाबा अधमरी हालत में जमीन पर गिर जाते हैं और उनके मुंह से खून की उल्टियां होने लगती हैं। इधर प्रतीक तो बेहोश पड़ा था, लेकिन अब रंजीत शर्मा के शरीर में हलचल शुरू होती है और वो हवा में उड़ने लगते हैं। उनकी आंखें अब लाल और जीभ लंबी हो चुकी थी और वो जोर जोर से हंस रहे थे। तभी बाबा प्रतीक की मम्मी को एक और बोतल देते हैं और कहते हैं कि वो बोतल रंजीत शर्मा के शरीर पर ही फूटनी चाहिए। प्रतीक की मम्मी ने बिना कुछ सोचे वो बोतल रंजीत शर्मा की तरफ फेंक कर मारा, जिससे कि बोतल में पड़ी रसायन बोतल के फटने से रंजीत शर्मा के पूरे शरीर पर लग जाती है। उसी वक्त बाबा हवन कुंड से एक जलती हुई लकड़ी निकालकर रंजीत शर्मा पर फेंक देते हैं, जिससे उनके पूरे शरीर में आग लग जाती है। रंजीत शर्मा और वो जिन दोनों जल के खत्म हो जाते हैं। रात के 12 बज चुके थे। प्रतीक की मम्मी ने तुरंत आसपास वालों को बुलाया और मदद मांगी। पुलिस आई और तांत्रिक को हॉस्पिटल भेजा गया। रंजीत शर्मा की जली हुई बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। प्रतीक अभी भी बेहोश रहता है और उसकी मम्मी का रो रो के बुरा हाल हो गया था, लेकिन अब क्या हो सकता था। बाबा ने जैसा कहा था उस जिन ने आखिर एक जान ले ही लिया। प्रतीक उस दिन तो बीमार रहा, लेकिन इस घटना का असर उसके दिमाग पर सालों तक रहेगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और खौफनाक कहानी के साथ। हर हर महादेव, जय श्री राम।